हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत वर्कबुक में व्याकरण में वर्ण विचार देखेंगे। तो आइए करते हैं हम वर्ण विचार की एक्सरसाइज। वर्ण विचार में इससे पहले हम जो वर्ण होते हैं, वर्ण अर्थात छोटा बड़ा, क ख ग घ आ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं हमने हिंदी में भी पढ़ रखे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि जी ने जो लिखे हैं, और जिसे हम संस्कृत की वर्णमाला कह सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ी हो तो उसे पुनः आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण वर्णमाला हमें आनी चाहिए, तब जा कर के हम जो वर्ण विचार की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वर्ण विचार में, संस्कृते वर्णानाम संख्या भवति। संस्कृत में वर्णों की संख्या होती है। ठीक, वर्ण मतलब ओवरऑल वर्ण कितने होते हैं। तो हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि पाणिनि जी ने 13 तो स्वर बताए हुए थे और 33 व्यंजन थे। तो 13 स्वर और 33 यदि व्यंजन हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितने हो जाते हैं, 46। इसका मतलब है संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 46 है। ये 13 जो लिखे हैं ये स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो 46 हो जाते हैं। ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है अयोग बाहव भवता। अयोग बाह होते हैं, कितने अयोग बाह होते हैं, तो अयोग बाह होते हैं 2। ठीक, जी हाँ, 13 स्वर पढ़ने के बाद जो अंग और आहा होता है, अंग और आहा, इन दोनों को ही हम अयोग बाह कहते हैं। किसको अयोग बाह कहते हैं, अंग और आहा को। और उनकी संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक, नेक्स्ट है एतेषु स्वरः अस्ति। इनमें से स्वर है, तो सीधी सी बात है कि छोटी ये स्वर है, बाकी ये दोनों तो क्या है, व्यंजन है। फिर पूछ रहे हैं कि स्वरः व्यंजनानाम मेलनम भवति। स्वर और व्यंजन का मेल होता है। ठीक, स्वर और व्यंजन के मेल से जो एक अक्षर बनता है, तो वो किस में बनता है कि वर्ण विच्छेद में तो नहीं होता है। वर्ण विच्छेद में तो मिले हुए को अलग कर देते हैं। कि वर्ण संयोजनम, कि हाँ वर्ण संयोजन में हो जाता है। एक वर्ण व्यंजन को और एक वर्ण स्वर को जब हम जोड़ देंगे तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण संयोजन। और वाक्य में तो बहुत सारे वर्ण स्वर और व्यंजन हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर, यारा लावा व्यंजनानी भवंती। यारा लावा क्या होते हैं, तो हमने जब व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले तो 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। इसका मतलब यारा लावा 25 स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि उसमें का से लेकर के माँ तक के, का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग थे। तो का वर्ग में क ख ग घ इंगा, चा वर्ग में च छ ज झ या, टा वर्ग में ट ठ डा ढा णा, ता वर्ग में त थ दा ध ना। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन थे। ठीक, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्मीय थे। तो जो 4 अंतस्थ थे वो थे यारा लावा, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, और 4 ऊष्मीय थे तो वो शा शा सा हा है। ठीक, तो यारा लावा व्यंजनानी भवंती। जी, यारा लावा कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट 2nd नंबर में, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। ठीक, यहाँ पर फिर से विकल्प दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन दिए हैं। संस्कृत भाषायाम स्वराणाम संख्या भवति। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 13 स्वर होते हैं। एतेषु दीर्घ स्वरा का, इनमें से दीर्घ स्वर कौन है। ठीक, स्वरों के हमने कुछ भेद किए थे कि कुछ स्वर दीर्घ होते हैं जिनकी मात्रा बड़ी होती है, दीर्घ होते हैं। छोटी मात्रा वाले ह्रस्व होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए बड़ी की मात्रा ये है, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है, बाकी की छोटी है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। अय स्वरः कीदृशः अस्ति। जो अय स्वर है वह कैसा है, तो कैसा स्वर है, तो देखिए छोटी मात्रा है नहीं, इसलिए ह्रस्व भी नहीं है। ठीक, कि दीर्घ स्वरा, कि दीर्घ स्वर तो है। ठीक, स्वरः कीदृशः, तो ये कौन सा स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक, लेकिन दीर्घ स्वरों में हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं लिखा है, सिर्फ संयुक्तः लिखा है। और संयुक्त तो व्यंजन होते हैं, स्वर तो कोई संयुक्त होता नहीं है, इसलिए ये कौन सा स्वर हो गया, दीर्घ स्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एतेषु का वर्गस्य वर्णः का अस्ति। इनमें से का वर्ग का वर्ण कौन है। देखिए 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा है। पहला का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और तो इनको सब में 5-5। तो देख पूछ रहा है का वर्ग का वर्ण कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा,
तो का खा, देखिए खा आ गया है, ठीक। और ये दूसरे पर का खा गा घा इंगा ये नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और खा का वर्ग का अक्षर है। ऐसे ही पूछ रहा है का वर्णः अंतस्थ अस्ति, जो का वर्ण है ये अंतस्थ अस्ति, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है। तो अंतस्थ हमें पता है यार अलावा अंतस्थ होते हैं, तो यह अंतस्थ है, ये अंतस्थ नहीं है, ये भी अंतस्थ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित वर्णों से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके उचित स्तंभों में लिखिए। देखिए इधर एक जगह स्वर लिखा हुआ है और एक जगह व्यंजन, हमें बताना है कि कौन सा स्वर है और कौन से व्यंजन है। तो सबसे पहले देखेंगे खा, ये खा क्या है, ये व्यंजन है। फिर छोटा ये स्वर है, पा ये भी व्यंजन है, छोटी ई ये स्वर है, आय ये भी स्वर है, चा व्यंजन है, ना भी व्यंजन है, लिरी ये स्वर है, ठीक। इसके बाद का व्यंजन है, ओ स्वर है, बड़ा आ भी स्वर है, टा ये व्यंजन है, शा भी व्यंजन है, ये वाला सा भी व्यंजन है, आओ ये स्वर है, बड़ी ई स्वर है, छोटा ऊ स्वर है, ठीक। ला और या ये दोनों के दोनों क्या हैं, व्यंजन है। इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन के वर्ण पहचान लिए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द को स्वर और व्यंजन अलग अलग वर्णों में तोड़ देना, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुत्र, तो पुत्र में क्या होगा, सबसे पहले आधा पा, फिर इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। तो देखिए त्रा कैसे बनता है कि आधा ता और रा से मिलके त्रा बनता है, और इसमें स्वर जोड़ना है तो आहा लगा हुआ है, तो बन गया हमारा पुत्रः, ठीक। ऐसे देखिए गजा, गजा में सबसे पहले आधा गा, छोटा आ मिक्स कर देंगे तो पूरा गा हो जाएगा, आधा जा और इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग रख दिया। मूस का हमें आधा माँ, और देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगी है इसलिए बड़ा ऊ लगा देंगे, ठीक। अब ये सा देखिए कैसे बनता है, दो व्यंजनों से बनता है, का नहीं ये तो एक से ही बनेगा, दो से नहीं बनेगा, ठीक। शा है तो फिर लिख देंगे शा, ठीक। और आ मिक्स है इसमें स्वर, ठीक, तो पूरा सा हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे का, आधा का और विसर्ग जोड़ देंगे। ऐसे ही देखिए मृगहा में क्या है, आधा माँ लिखेंगे पहले, फिर इसमें री की मात्रा जोड़ेंगे तो मृ बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, गा लिखेंगे आधा और इसमें जोड़ देंगे हम आहा, तो बन जाएगा मृगहा। ऐसे ही मयूरहा देखिए कैसे बना है, सबसे पहले लिखेंगे आधा माँ, इसमें जोड़ देंगे हम आ तो पूरा माँ हो जाएगा, फिर आधा या लिखेंगे और बड़ी ऊ की मात्रा है तो बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ देंगे, फिर आधा रा लिखेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे विसर्ग, तो हमारा बन जाएगा मयूरहा। इस प्रकार से हमारा ये वर्ण विच्छेद पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए वर्ण विच्छेद हमें दिए गए हैं, हमें इनका वर्ण संयोजन करना है, मतलब इनको जोड़ करके लिखना है। तो देखिए अस्वाह कैसे होगा, सबसे पहले तो स्वतंत्र स्वर है आ, इसके बाद है आधा शा, फिर है वा, और वा में ये विसर्ग जोड़ा है तो बन जाएगा अस्वाह, ठीक। ऐसे ही देखिए लिखा है सा में आ मिला हुआ है, इसका मतलब पूरा सा, ठीक। फिर इसके बाद रा पा, ठीक। अब रा के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब है रा कहाँ चला जाएगा, पा के ऊपर, और विसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा सरपहा, ठीक। ऐसे ही देखिए इसमें रा और आ मिल के पूरा रा, फिर शा और आ मिल के पूरा रा, और ना में बड़ा आ है तो लिख देंगे बड़ा ना, तो बन जाएगा रशना, ठीक। ऐसे ही इसे करेंगे, जा में आ है तो पूरा जा, फिर ना में आ है तो पूरा ना, और फिर ना में बड़ी की मात्रा है तो बन गया हमारा जननी, ठीक। ऐसे इसको करेंगे, डा में देखिए बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे दी, फिर पूरा पा है और फिर का में विसर्ग है तो बन जाएगा दीप का। इस प्रकार से ये हम वर्ण संयोजन भी कर लेंगे। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द को तोड़ करके लिखना, और वर्ण संयोजन कहलाता है टूटे हुए वर्णों को या अलग अलग व्यंजन और स्वर वर्णों को
एक करके लिख देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तो यहाँ और भी हैं, सारे नहीं हुए हैं। चलिए पहले इनको कर लेते हैं सारे के सारे। देखिए नेक्स्ट आया है न, पूरा आ हो जाएगा, आ इसमें मिक्स ही है, ठीक। फिर इसके बाद है या में भी आ मिक्स है, और ना यहाँ देखेंगे हम आधा लिखा हुआ है, ठीक। तो नयनम, यहाँ ये आ भूल गए हैं तो एक आ हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नयनम पूरा ना करने के बाद फिर नयनम माँ बनेगा, नहीं तो बस गलत बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम एक आ जोड़ लेंगे अपने मन से, ठीक। फिर है देखिए माँ पूरा है, ठीक, स्वर मिला हुआ है। हा में छोटी की मात्रा है तो पहले हम मात्रा लगा देंगे, फिर लिख देंगे हा, और ला में बड़ा ला लिख देंगे तो हो जाएगा महिला, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पा में छुटाऊ की मात्रा है तो बन जाएगा पू, ठीक। फिर देखिए शा आधा है तो आधा सा बना देंगे, फिर पा में आ छोटा है तो पूरा पा बना देंगे, और फिर माँ है तो बन जाएगा पुष्पम, ठीक। ऐसे ही वा में री की मात्रा है तो पहले लिखेंगे वा और फिर लगा देंगे री की मात्रा। फिर देखिए का और शा मिलकर के बनता है छा, क्षत्रिय वाला छा, और विसर्ग है तो बन जाएगा वृक्षा, ठीक। ऐसे ही लास्ट ये देखते हैं जा देखिए आ है तो पूरा जा लिख देंगे, फिर ला में भी आ है तो पूरा ला लिख देंगे, और फिर माँ है तो बन जाएगा जलम। इस प्रकार से हो गया हमारा ये जलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्णों और अंतस्थ वर्णों को चुनकर उचित स्तंभ में लिखिए। यदि हमें ऊष्म और अंतस्थ वर्ण चार ही होते हैं, 4 ऊष्म वर्ण हैं और 4 अंतस्थ वर्ण हैं, तो हमें पता है यारा लावा अंतस्थ है और शा शा शाहा तीनों प्रकार के शा और हा ऊष्म है। तो देखिए ये वाला जो शा है ये क्या है, ऊष्म है, या अंतस्थ वर्ण है, रा ये भी अंतस्थ वर्ण है, फिर ये शा आ गया तो ऊष्म वर्ण है ये सा, ठीक। ये तो हमने छोटा बड़ा में याद करके रखा है, ठीक। इसके बाद हा ऊष्म वर्ण है, ये वाला शा भी ऊष्म वर्ण है, और ला और वा ये अंतस्थ है, तो ला इधर लिख देंगे और वा इधर, तो यारा लावा अंतस्थ है और शा शा साहा ये ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। बहुत ही सरल है ये। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, छोटी ई दीर्घ स्वरः अस्ति, क्या छोटी ई दीर्घ स्वर है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जबकि ये छोटी मात्रा है तो ये दीर्घ नहीं होकर के क्या है, ह्रस्व, तो ह्रस्व है, इसका मतलब नहीं है, तो नहीं के लिए लिख देंगे ना। अय संयुक्त स्वरः अस्ति, हाँ ये स्वर भी है और संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब है ये 2 स्वरों से मिलकर के बनता है, तो सबसे पहले तो हम इसको कर देंगे आम की, हाँ ठीक है। अब कौन कौन से स्वर हैं जिससे मिलकर के अय बनता है, ठीक। तो अय मिलने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है, सबसे पहले होना चाहिए हमें ए, ठीक। अब ए करने के लिए क्या होता है कि छोटा बड़ा, क्योंकि संयुक्त स्वर लिखा है मतलब 2 स्वरों से मिलकर के अय बना हुआ है। कितने स्वरों से मिलकर के अय बना हुआ है, 2 स्वरों से मिलकर के अय बना हुआ है, ठीक। तो 2 स्वर कौन कौन से मिलेंगे तब यहाँ पर अय हो जाएगा, कि 2 स्वर तभी मिलेंगे, ठीक। ये यदि संधियों के समय जब आप पढ़ते हैं तो वृद्धि संधि में हम उसको पढ़ते हैं कि वृद्धि संधि में क्या होता है, छोटा बड़ा के बाद यदि ए आय आ जाए या ओ आ जाए तो उसको हम बड़ा ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हम बता दें आपको कि छोटा आ जब ए के साथ मिलता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, अय कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए री अयोग बहा अस्ति, नहीं है। अनुस्वारः अयोग बहा अस्ति, के अनुस्वार तो अयोग बाह्य होते हैं, हमने बताया था आपको 2 अयोग बाह्य होते हैं, अंग और आहा, तो अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं, ठीक। भा वर्णः पा वर्गस्य अस्ति, कि जो भा वर्ण है वो पा वर्ग का है क्या, तो हम गिन लेते हैं पा फा बा भा मा, हाँ पा फा बा भा मा में भा आ गया, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द किसका है, ठीक। कुछ यहाँ पर टाइप्स भी दिए हैं, कुछ शब्द फल होंगे, कुछ शरीर के अंग होंगे, कुछ पक्षी और कुछ पशु।
तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है ऐरावतः। ऐरावतः का मतलब होता है हाथी, तो इसका मतलब है हाथी, तो ये पशु हो गया। ठीक, तो ऐरावतः पशु में चला जाएगा। उल्लूकः, उल्लू होता है, तो उल्लूकः, उल्लू तो पक्षी होता है, तो ये पक्षी में चला जाएगा। बकः मतलब बगुला होता है, ये भी पक्षी ही होता है, तो ये भी पक्षी में चला जाएगा। दंतः मतलब दांत होते हैं, इसका मतलब शरीर का अंग होता है, तो ये क्या किस में चला जाएगा? शरीर अंगम में। वानरः मतलब बंदर होता है, तो ये तो पशु होता है, तो इसमें चला जाएगा पशु वाले में। शुकः मतलब तोता होता है, तो तोता पक्षी होने के कारण से पक्षी में। हंसा मतलब हंस होता है, और हंस क्या होता है? पक्षी, तो इसको भी हम किस में डाल देंगे? पक्षी में। आम्रम मतलब आम होता है, ये फल का नाम है। ठीक, तो आम्रम मतलब फल, आम होता है, मैंगो, तो इसको हम फल में लिख देंगे। ओष्ठा मतलब ओंठ होता है, तो ये भी शरीर का अंग हो गया, तो हम शरीरांगम में लिख देंगे। सेब फलम मतलब होता है सेव फल, या जैसे हम कहें एप्पल, तो फल होने के कारण फल में लिख देंगे। और नयनम, नयन, नयन जो है वो आँखें होती हैं, शरीर का अंग है, इसलिए हम उसे शरीर अंगों में लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे डिवाइडेशन हो जाएंगे। कुछ फलों में आ गए, कुछ शरीर अंग में आ गए, कुछ पक्षी में और कुछ पशु में, तो हमें उनको यथावत पहचान करके उसी में लिख देना है। तो पशु में ऐरावत और बानर, ये दोनों क्या हैं? पशु हैं। उल्लू, बकः, शुकः और हंसा, ये सारे क्या हैं? पक्षी हैं। दंतः, ओष्ठ और नयन ये शरीर के अंग हैं, और आम्रम और सेवफलम ये फल हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।